हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति के स्टार्टिंग, उसके बेसिक और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पहलुओं के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसमें पार्ट 1 में, जैसे कि आप लोग वीडियो में पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि ये जो हम चैनल में इस बार ये वीडियो बनाया गया है, तो वो भाग 1 में आपको केवल निर्देशांक ज्यामिति के थोड़े बेसिक और थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएंगी। मतलब ये पूरा जो चैप्टर है वो केवल आपका इंट्रोडक्शन है कि किस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। आखिर निर्देशांक ज्यामिति है क्या? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। अब हम निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो हम अपनी पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा को पढ़ चुके हैं, एक बार उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हमको संख्या रेखा पर दिखाना होता था तो हम क्या करते थे छात्रों, कि सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचते थे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते थे कि संख्या रेखा में सबसे बीचों बीच में एक आपका जीरो होता था। ये भी आप जानते हैं, जीरो के जब हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर जीरो के दाहिनी तरफ बढ़ने पर हमको धनात्मक संख्याएं मिलती थीं और जीरो के बाईं तरफ बढ़ने पर हमको समान दूरी पर ऋणात्मक संख्याएं मिलती थीं। अब ये जो चिन्ह हम देख रहे हैं, संकेतों को, ऋणात्मक संख्याओं को और धनात्मक संख्याओं को, ये पूरा का पूरा हमारा एक संख्या रेखा होता था, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस संख्या का रेखा का उपयोग हम क्यों करते थे। इस संख्या रेखा का उपयोग हम किसी भी संख्या को, चाहे वो सकारात्मक अर्थात धनात्मक हो और या तो नकारात्मक अर्थात नेगेटिव हो, नेगेटिव नंबर को और पॉजिटिव नंबर को ही दिखाने के लिए हम करते थे, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर हमने आपसे कहा कि आप इसमें +2 दिखा दीजिए, तो आप यहाँ पर इस संख्या रेखा को बनाने के बाद आप किसी भी पॉइंट को मेंशन करके आप कह सकते हैं कि हियर पॉइंट ए इज़ +2, ठीक है। और अगर आपको ऋणात्मक संख्या दिखाना होता था, सपोज दैट मान लेते -1 को दिखाना होता था, तो इसको हम कह सकते थे कि ये जो बिंदु B है वो हमारा ऋण 1 को इंगित कर रहा है। तो ये तो आसान था, ठीक। अब हमको इसमें क्या हुआ कि हम अपने थोड़ा अध्ययन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम कुछ ऐसे बिंदुओं का स्थिति निर्धारण करना प्रारंभ करना शुरू कर दिए जिसके लिए संख्या रेखा पर उसका स्थिति निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन हो गया। जैसा कि हमारी बातों को अब आप इस कथन पे मत जाइए, आप ज़रा इस फिगर पे जाइए कि इस फिगर के अनुसार अगर हमको किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करनी होती है तो क्या ये संख्या रेखा हमारी मदद करेगी। चलिए इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक आकृति है और इस आकृति को हम एक आयत कहते हैं, ठीक है। आयत के बारे में आप जानते होंगे, यहाँ हम उसका नाम दे देते हैं। आयत हमारा ABC और D। अब हम मान लेते हैं एक बिंदु हमारा P इस आयत में कहीं पर बना हुआ है। अब हमको बताना है कि इस बिंदु P की स्थिति क्या होगी। अब हमारे सामने बड़े असमंजस की स्थिति है कि ये बिंदु P आखिर स्थिति, इसकी सटीक स्थिति को हम कैसे दिखाएंगे छात्रों। अब इसको -1 कह देना, +2 कह देना, +5 कह देना या -5 कह देना, ये थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल साबित हो रहा है। तो हम कुछ अन्य शब्दों से इसकी स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर आप इसको कहना भी चाहेंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि ये बिंदु P जो है वो शीर्ष A के नज़दीक है। तो क्या इससे आपको सही जानकारी मिल गई? जी नहीं। चलिए दूसरी स्थिति हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये बिंदु P जो है वो भुजा AD से, देखिए ये भुजा AD से हम मान लेते हैं ये 2 यूनिट की दूरी पर है, 2 इकाई की दूरी पर है। कुछ हद तक तो सही है, लेकिन क्या ये पूरी स्थिति को निर्धारित कर पा रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं और आपके हिसाब से भी नहीं होगा, क्योंकि ये केवल एक ही भुजा से इसकी दूरी को इंगित कर रहा है। तो हम इसमें कुछ और शब्दों को जोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, अगर ये भुजा AD से 2 इकाई की दूरी पर है तो ये बिंदु P भुजा CD से भी, सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं ये 5 इकाई की दूरी पर है,
ठीक है। अब जाके कुछ हद तक इसकी स्थिति साफ और स्पष्ट हुई कि हाँ, बिंदु P का निर्धारण अब कुछ समय के लिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर हो चुकी है कि बिंदु P भुजा AD से 2 यूनिट की दूरी पर और भुजा CD से 5 यूनिट की दूरी पर है। अब हम स्थिति का निर्धारण एक बिंदुओं पे अंकों के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन क्या आप पाते हैं कि इसकी स्थिति का निर्धारण 2 रेखाओं के माध्यम से हुआ है, और एक रेखा हमारी AD है और एक रेखा हमारी CD है, ठीक है। तब जाके हम ऐसी बिंदुओं का स्थिति का निर्धारण करना संभव कर पाए जो ना तो संख्या रेखा पर थीं, वो कहाँ थीं, या तो संख्या रेखा के ऊपर पाई जाती थीं या संख्या रेखा पर नीचे। तो हम ऐसी स्थिति का निर्धारण करने में असमंजस स्थिति में थे, तो हमारी इसी असमंजस स्थिति को दूर करने के लिए रेने देकार्ते ने 2 रेखाओं का एक प्रणाली बना दिया और उन्हीं के सम्मान में उस प्रणाली को ही कार्तीय प्रणाली कहा गया, जैसा कि आपको इस चैप्टर में उसके बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। चलिए अब हम अपनी कार्तीय प्रणाली को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिंदु का निर्धारण हमारे लिए संभव हो गया। तो अब जैसा कि हमने कहा है कि कार्तीय तल में मेन बात क्या है कि कार्तीय तल में किसी भी बिंदु का स्थिति जानने के लिए 2 स्थिर रेखाओं की आवश्यकता होती है। कैसी रेखाएं? 2 स्थिर रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक रेखा आपकी ऊर्ध्वाधर होगी और एक रेखा आपकी क्षैतिज होगी। चलिए अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रेखा हमारी क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है। बीचों बीच में इसके क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर कुछ धन संख्याएं होंगी 1 2, कुछ ऋण संख्या होंगी -1 -2। तो छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रेखा हमारी होगी क्षैतिज रेखा, या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि ये जो होगा वो हमारा क्षैतिज अक्ष होगा। इससे भी आप वाकिफ हो चुके हैं। फिर हमको एक ऊर्ध्वाधर रेखा की आवश्यकता हो गई। इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहें या छात्रों हम उसको क्या कहें? ऊर्ध्वाधर अक्ष। आप भी जानते हैं कि यहाँ बीच में क्या हो गया? 0 हो गया, और उसके ऊपर कुछ धन संख्याएं हो गई और उसके नीचे कुछ ऋण संख्याएं हो चुकी हैं, ठीक है। अब रेने देकार्ते ने क्या किया? किसी बिंदु का स्थिति निर्धारण करने के लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष, या तो आप अपने शब्दों में कह दीजिए कि संख्या रेखा को 2 रूप में उन्होंने ले लिया। उसी संख्या रेखा को उन्होंने क्षैतिज अक्ष के रूप में ले लिया और उसी संख्या रेखा को उन्होंने ऊर्ध्वाधर अक्ष के रूप में ले लिया, ठीक है। फिर आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस संख्या रेखा में हर एक संख्या के बीच की जो दूरी है वो 1 इकाई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक से दूसरी संख्या के बीच की दूरी कितनी यूनिट आपको नज़र आ रही है? 1 यूनिट, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव में हो और चाहे वो निगेटिव में हो, हर जगह उसकी दूरी जो है वो हमारी कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है। तो जैसा कि आप इस पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर हर एक संख्या के बीच की दूरी कितनी है? 1 यूनिट ली गई है। तो रेने देकार्ते ने क्या किया? उन्होंने इस ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष को, जो उनके 0, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा ओरिजिन है, 0 के बाईं तरफ संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक और 0 के जो दाईं तरफ होती हैं वो संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष को उन्होंने सम्मिलित कर दिया और एक प्रकार का उन्होंने तल बना दिया। चलिए अब हम उस तल को भी देख लेते हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने क्षैतिज अक्ष की रेखा उसमें शामिल कर ली और फिर उसी पे शामिल कर लिया उन्होंने ऊर्ध्वाधर अक्ष की रेखा, और दोनों रेखाएं, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष की रेखा, दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उन्होंने कहा कि वो उनका मूल बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा? मूल बिंदु होगा, ठीक है। तो यहाँ O फॉर हो गया ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु। फिर उन्होंने इंगित किया मूल बिंदु के दाईं तरफ अर्थात क्षैतिज अक्ष पर ये जो होगा वो हमारा OX अर्थात
क्षैतिज अक्ष का धनात्मक रूप और यहाँ पर x डैश अर्थात क्षैतिज अक्ष का ऋणात्मक रूप। फिर उन्होंने क्या किया, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ OY वो ऊर्ध्वाधर अक्ष का पॉजिटिव वाला भाग है और मूल बिंदु के नीचे OY डैश वो ऊर्ध्वाधर रूप का ऋणात्मक भाग शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आप क्लियर कर लीजिए। मूल बिंदु के दाहिनी तरफ ये जो x अक्ष का भाग होगा वो पॉजिटिव होगा। मूल बिंदु के बाईं तरफ क्षैतिज अक्ष में x अक्ष का जो हिस्सा होगा वो नेगेटिव होगा। इसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जो आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा वो धनात्मक होगा और मूल बिंदु के नीचे की तरफ जो आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो फिर ये बात स्पष्ट हुई कि ये जो आपके हिस्से दिखाई दे रहे हैं वो हमारे एक चतुर्थांश को प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों अक्षांश की रेखाएं जो होती हैं वो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कुल 4 चतुर्थांश बनाती हैं। चतुर्थांश का मतलब 1/4 भाग। ठीक है, तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में कुल 4 चतुर्थांश बने, जिनको हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं। ये हमारा है प्रथम चतुर्थांश। तुरंत ही हम आएंगे क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष की दिशा में, ये हमारा होगा द्वितीय चतुर्थांश। फिर हम आएंगे अपने तृतीय चतुर्थांश और फिर एट लास्ट हम लोग आएंगे चतुर्थ चतुर्थांश, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार रेने देकार्ते ने कहा कि जब दोनों आपकी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो पूरा समतल जो होगा वो 4 चतुर्थांशों में बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, अब बारी आती है कि उस चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु कहाँ पर है तो क्या उसके चिन्ह भी बदलेंगे या समान चिन्ह भी रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्रथम चतुर्थांश छात्रों दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोग गौर करेंगे कि जो प्रथम चतुर्थांश में है उसमें जो आपकी क्षैतिज अक्ष की रेखा है वो मूल बिंदु के बाईं तरफ है और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष की रेखा है वो मूल बिंदु के ऊपर की तरफ है। तो अगर कोई भी बिंदु प्रथम चतुर्थांश में हुआ तो उसका जो चिन्ह लिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वो दोनों चिन्ह आपके क्या होंगे, प्लस में। ठीक है, अगर वो बिंदु आपका द्वितीय चतुर्थांश में हुआ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x अक्ष जो है वो बाईं तरफ है, जिसका मतलब x का जो चिन्ह होगा वो ऋण लिया जाएगा और y अक्ष की तरफ भी संकेत करने के लिए उसका चिन्ह जो होगा वो प्लस में लिया जाएगा। ठीक है, फिर अगर वो बिंदु हमारा थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तृतीय चतुर्थांश में होगा तो यहाँ जो क्षैतिज अक्ष है वो मूल बिंदु के बाईं तरफ है और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है वो मूल बिंदु के नीचे की तरफ है, मतलब दोनों का चिन्ह हमारा माइनस हो जाएगा। और रही बात चतुर्थांश की तो क्षैतिज अक्ष आपके दाहिनी तरफ है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है और ऊर्ध्वाधर अक्ष नीचे की तरफ है, मतलब वो हमारा नेगेटिव है। तो इस प्रकार अगर किसी भी चतुर्थांश में कोई भी बिंदु आपका दिया जाएगा तो उसका चिन्ह भी आपको लिखना आवश्यक है। अब रही बात, हमने यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग तो किया, तो आखिर ये चिन्ह प्रयोग क्यों किए गए, इसकी कोई खास वजह है। क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले उस आयत में उस बिंदु का निर्धारण किया था, तो उस बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमको 2 स्थिर रेखाएं चाहिए। ठीक है, 2 स्थिर रेखाओं का मतलब कि उसकी आपकी x अक्ष से दूरी कितनी है और उसकी उस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है। अब ये x अक्ष की दूरी, y अक्ष की दूरी क्या है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो हम इसमें एक बार फिर से आपको उस अक्ष की कहानी बताते हैं और ये चेक करते हैं कि आगे उस बिंदु में वजह क्या है, उनका नाम क्या है। तो चलिए हम इसको एक छोटे से फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ठीक है,
और दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वो हमारा मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के बाएं तरफ x डैश ऋणात्मक और मूल बिंदु के नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर अक्ष ऋणात्मक y डैश के रूप में शो होगा। चलिए यहाँ पर हम बिंदु को अंकित करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हम बराबर बराबर यूनिट में 4 बिंदुओं को ले लेते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए ऊर्ध्वाधर अक्ष में भी जाएंगे और यहाँ भी हम अपने लिए बराबर बराबर यूनिट पे 4 बिंदुओं को ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर गौर करेंगे, ये हमारा वही आयत का भाग है जो भुजा AD और जो भुजा CD था। ठीक है, अब हमने इसको अक्षांशों के रूप में दिखा दिया। तो यहाँ पर हम सपोज दैट करते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर जो हमारा P है, ठीक है, वो बिंदु क्या है, P है। अब इसकी दूरी हमको बतानी है कि ये बिंदु P जो है वो उसकी स्थिति आखिर क्या निर्धारित होती है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये बिंदु P जो है वो आपको दोनों जवाब देना पड़ेगा कि ये बिंदु P ऊर्ध्वाधर और जो क्षैतिज अक्ष की रेखा है उससे कितनी दूरी पर है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर इस बिंदु P का स्थिति निर्धारण करेंगे तो ये देखिए, ये बिंदु P जो है वो ये लांबिक दूरी है। ठीक है, जिसको और अगर इसको इस y अक्ष की रेखा से देखेंगे तो ये उसकी लांबिक दूरी हो गई। अब आप गौर करेंगे, बिंदु P की लांबिक दूरी, P की लांबिक दूरी, तो बिंदु P की लांबिक दूरियां निकालनी है कि दोनों अक्ष की रेखाओं से वो कितनी लंबाई पर स्थित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु P की y अक्ष से जो लांबिक दूरी होगी उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, अर्थात वो मान होगा किसका, x का, क्योंकि वो x की दिशा में गमन कर रहा है। ठीक है, बिंदु P की y अक्ष से लांबिक दूरी को हम भुज का मान कहते हैं, अर्थात x अक्ष का बिंदु कहते हैं, क्योंकि वो x अक्ष की तरफ गति कर रहा है। और इसी तरीके से बिंदु P की x अक्ष से लांबिक दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं छात्रों, कोटि, अर्थात वो y अक्ष को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार किसी भी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमको कुल 2 बिंदु मिलते हैं, एक x और एक मिलता है y। तो किसी भी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमको वही 2 बिंदु चाहिए, जिसको एक लिए हम भाषा में कहते हैं भुज और एक के लिए हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कोटि। एक को हम बोलते हैं भुज और दूसरे को बोलते हैं कोटि, अर्थात किसी भी बिंदु के लिए भुज मतलब x का निर्देशांक और कोटि मतलब y का निर्देशांक। और किसी भी बिंदु का स्थिति निर्धारण करने के लिए हमको x और y दोनों का मान लिखना आवश्यक है। अर्थात अगर अब हम मान लें कि हमको इस बिंदु P का निर्देशांक लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P के लिए भुज का मान जो है वो टोटल आपके यहाँ पर दिखाई दे रही है, कितने यूनिट की है, 2 यूनिट की है। अर्थात यहाँ x और y, मतलब पहले x का मान लिखेंगे हम 2। ठीक, अब इसी बिंदु P की y अक्ष से लांबिक दूरी न कहते हुए अब हम बोलेंगे x अक्ष से लांबिक दूरी। तो ये हिस्सा आपकी x अक्ष से लांबिक दूरी है, जो टोटल आपके यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रही है 4 यूनिट की, मतलब y का मान यहाँ पर हो गया 4। तो इस प्रकार बिंदु P का जो स्थिति निर्धारण हुआ है वो 2 और 4 के रूप में हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी बिंदु का स्थिति आप निर्धारण करने के लिए सबसे पहले आप छोटा कोष्ठक लगाएंगे। ठीक है, सर्वप्रथम भुज का मान लिखेंगे और उसके बाद आप कोटि का मान लिखेंगे और दोनों के बीच में आप कॉमा मतलब अल्प विराम लगाएंगे। अब आप जानते हैं कि भुज का मतलब होता है कि आप पहले x का मान अंकित करेंगे, फिर आप y का मान अंकित करेंगे और बीच में आप कामा यूज कर देंगे। इस प्रकार आप किसी भी बिंदु का मान निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि इसमें और मुख्य बातें कौन सी हो गई हैं। तो हम लोगों ने भुज भी जान लिया और कोटि भी जान लिया, चतुर्थांशों से हम वाकिफ़ हो गए। लेकिन आप एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, किसी भी बिंदु का निर्धारण करने के लिए आपको 2 स्थिर रेखाओं की आवश्यकता होती है,
पहली रेखा आपकी होती है जो लंब रूप से होती है ऊर्ध्वाधर अक्ष की रेखा, और दूसरी रेखा आपकी होती है क्षैतिज। ठीक है, अब आपको एक बार फिर से कह देते हैं, ये जो हमारी है यक्ष अक्ष अर्थात वो क्षैतिज अक्ष की रेखा होती है, इसको हम यक्ष अक्ष भी कहते हैं। और एक रेखा जो उसको ऊर्ध्वाधर रूप में प्रतिच्छेद करती है उसको वाई अक्ष की रेखा अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो हमारा मूल बिंदु होता है अर्थात ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो ओरिजिन पॉइंट है उसकी लांबिक दूरी ना एक्स अक्ष से कुछ है और ना वाई अक्ष से कुछ है। इसका मतलब इस बिंदु का अगर निर्देशांक आपको लिखना होगा तो मूल बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं क्या होगा, 0 और 0 होगा। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो लंब रूप से दर्शाई गई रेखा जो हमारी ऊर्ध्वाधर अक्ष की रेखा है इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, वाई अक्ष की रेखा है। ठीक है, और फिर ये रेखा जो देख रहे हैं ये हमारी जो है वो कैसी रेखा है, क्षैतिज अक्ष की रेखा है जिसको हम लोग यक्ष अक्ष की रेखा कह देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग अध्ययन किया कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक छात्रों आपका होता है 0 और 0। फिर हम लोगों ने अध्ययन किया कि जो आपके दोनों क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष की रेखाएं का प्रतिच्छेद करती हैं तो पूरा समतल जो होगा वो 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और इस प्रकार हम किसी भी बिंदु का निर्धारण इन चारों चतुर्थांशों में यथासंभव दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पहले भाग में निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमने सीख लिया। उम्मीद करते हैं ये जो परिचय है, ये इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ये वीडियो देखकर अब आपको समझ में आया हो गया कि हाँ वास्तविकता में कार्तीय तल का अध्ययन कितना सरल है। उम्मीद करते हैं अन्य वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।